ये कोई रहस्य नहीं है कि यूक्रेन को रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने में कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे मिसाइलें लगातार आ रही है और यूक्रेन के पास उन्हें मार गिराने के लिए जरूरी इंटरसेप्टर नहीं है। क्या इसका मतलब है कि रूस युद्ध के इस पहलू में जीत रहा है? शायद कुछ हफ्ते पहले ऐसा था, लेकिन खुद को ढालने में हमेशा सक्षम यूक्रेन ने रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया है। अगर आप उन्हें आसमान में नहीं गिरा सकते तो उन्हें लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दे। यूक्रेन ने एक ही वार में दर्जनों रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का एक शानदार तरीका खोज लिया है। लेकिन इससे भी बढ़कर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन एक रक्षात्मक राष्ट्र से बदलकर अब जीत हासिल करने के लिए पूरे पैमाने पर आक्रमण करने में सक्षम राष्ट्र बनता जा रहा है। ये सब रूस और यूक्रेन की सीमा के पास से शुरू होता है। 22 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेनी सेना ने सीमा के किनारे कहीं पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर सफल हमला किया है। आज हमारे पास एक और सफलता है। हम ऑपरेशन की संवेदनशीलता के कारण ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन सच तो सच है। हमने अपनी सीमाओं के पास एक इस्कंदर लॉन्चर पर हमला किया है, ज़ेलेंस्की ने घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और कोई जानकारी नहीं दी। हमें नहीं पता कि वह साइट खास तौर पर कहां थी। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह ऑपरेशनल सुरक्षा कारणों की वजह से है, क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता कि वह इन हमलों को कैसे अंजाम दे रहा है इसकी ज्यादा जानकारी उजागर हो। आखिरकार विवरण का मतलब है ऐसी जानकारी जो रूस अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सतह पर देखें तो इस्कंदर प्रक्षेपण स्थल पर हमला मुख्य खबर जैसा लगता है और हम खुद हमले के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहते। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें रूस के पास मौजूद सबसे घातक हथियारों में से एक है। जब भी हम रूस द्वारा किए गए ताज़ा हवाई हमले के बारे में सुनते हैं तो लगभग हमेशा सुनते हैं कि इस्कंदर मिसाइलें उस हमले का हिस्सा थी। इनकी घोषित रेंज लगभग 500 किलोमीटर है और ये 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक और परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम हैं। इस्कंदर रूस को भारी तबाही मचाने की क्षमता देते हैं। अक्सर एक ही हमले में यूक्रेनी शहरों को सैन्य ठिकानों के बजाय निशाना बनाते हैं। रूस इन खास हथियारों के महत्व को यूक्रेन से भी ज्यादा मानता है। इस्कंदर जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें रोकने के लिए खास तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत होती है। ये जानते हुए कि यूक्रेन के पास उन इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार नहीं है, रूस ने जितना हो सके उतनी मिसाइलें बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार रूस के पास अपने भंडार में संभवतः 600 से 630 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। प्रावदा जोड़ता है कि रूस की लगभग 130 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्कंदर है और ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस संभावित रूप से सालाना 1300 तक मिसाइलें बना सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस अभी उस स्तर की उत्पादन क्षमता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वह पहुंच सकता है और यह एक समस्या है जिसे यूक्रेन को हल करना होगा। यहीं पर इस्कंदर लॉन्च साइट पर हुए हमले के पीछे छुपी असली सुर्खी सामने आती है। इस हमले के पीछे की रणनीति ही असली मायने रखती है। खुद हमला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस एक हमले के साथ हमने देखा कि यूक्रेन ने रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रति अपने रुख में पूरी तरह से बदलाव कर लिया है। इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर रहते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में मार गिराने के लिए आमतौर पर आपको रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन अब यूक्रेन ने रक्षा की बजाय आक्रामक रुख अपना लिया है। ये रूस के लॉन्च साइट्स पर हमला कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो अब यूक्रेन तीरों की बजाय तीरंदाजों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। वीडियो की शुरुआत में हमने एक साहसिक दावा किया था कि यूक्रेन ने अभी अभी यह तरीका खोज लिया है कि कैसे एक ही वार में दर्जनों मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। यही है वो तरीका। मिसाइलों को सीधे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूक्रेन लॉन्चरों को नष्ट करने पर ध्यान दे सकता है। उन लॉन्चर्स के बिना मिसाइलें रूस के लिए बेकार हो जाती है और इस तरह से वे प्रभावी रूप से नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अब से यूक्रेन ठीक यही करने वाला है। तो जब हमारे पास बहुत कम एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें होती है तो यह एक विकल्प है। एक और रणनीति है जो थोड़ी कठिन है, जिसे हमने विकसित किया है। उनके आसपास के ठिकानों का शिकार करना जहां से वे बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करते हैं। ये एक अलग कहानी है, एक अलग कार्यक्रम है, एक अलग ऑपरेशन है और आज हम इसे करने में सफल रहे। हमारे रक्षा बलों ने शानदार काम किया। ज़ेलेंस्की ने 22 अगस्त की स्ट्राइक के बाद कहा। यह 5 अगस्त की एक समान घोषणा के बाद आया, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि सैन्य कर्मियों को पता है कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल की धमकी को कम करने के लिए उन्हें दुश्मन के लॉन्चर नष्ट करने होंगे। ये यूक्रेन की एक शानदार चाल है। एक तो यह बढ़ती हुई मिसाइल उत्पादन का जवाब देता है, जो हाल के महीनों में यूक्रेन के इंटरसेप्टर भंडार की कमी के कारण तेज हुआ है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा खुद इस्कंदर को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक वजह है कि यूक्रेन ने जिस लॉन्च साइट को नष्ट किया वो सीमा के पास थी। जब हमने इस्कंदर की रेंज बताई थी तो शायद आपने उस वजह को समझ लिया होगा। इस्कंदर मिसाइलें 500 किलोमीटर तक जा सकती है
और भले ही ये सुनने में ज्यादा लगे, लेकिन इसका मतलब है कि रूस के लिए अपने लॉन्चर रखने की जगह कुछ हद तक सीमित हो जाती है ताकि वे उपयोगी रह सके। क्रीमिया में इस्कंदर लॉन्च साइट्स हैं, जैसे रूस के कई सीमा क्षेत्रों में भी है, लेकिन इसके अलावा और कहीं बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस्कंदर इतनी दूर तक नहीं जा सकती। यूक्रेन के लिए इसका मतलब है कि उसके लक्षित क्षेत्र सीमित हो जाते हैं। तीरंदाज यूक्रेन के ड्रोन की रेंज में आसानी से हैं, इसलिए अब यूक्रेन का काम है कि वह लॉन्च साइट्स की पहचान करे। एक बार यह जानकारी मिल जाने के बाद यूक्रेन के ड्रोन बाकी काम कर सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने इस रणनीति को ऐसे साझा किया है जैसे यह बिल्कुल नहीं हो, लेकिन इसके संकेत पहले भी मिले हैं कि यूक्रेन 2026 में पहले ही कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, जैसा हमने अभी सुना। अप्रैल में यूक्रेन ने एक दूरगामी हमला किया था जिसमें उसने क्रीमिया, डोनेट्स्क और जापोरिजिया में कई रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 2026 में यूक्रेन के लिए ये रोजमर्रा का काम है क्योंकि इन कब्जे वाले इलाकों पर लगभग रोज हमले किए जाते हैं ताकि रूस की सेनाओं को मोर्चे पर कमजोर किया जा सके। लेकिन इस खास हमले को दिलचस्प बनाने वाली बात थी कि क्रीमिया में क्या हुआ। कोरोटना और मेजिरिया बस्तियों के पास स्थित 2 ठिकाने थे जहां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात थे। दोनों जगह लॉन्चर मौजूद थे और यूक्रेन ने अपने हमले में इन्हें नष्ट कर दिया। शायद ये आने वाले समय की एक झलक थी। अब कुछ ही महीनों बाद यूक्रेन ने फिर से ऐसा किया है, लेकिन इस बार इस्कंदर लॉन्चर पर हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपनी नई रणनीति पर पूरी तरह से दांव लगा रहा है और उन्होंने इस इरादे का संकेत उस व्यक्ति से मदद मांगने की कोशिश करके दिया जो भविष्य में यूक्रेन की मदद कर सकता है और ज्यादा इस्कंदर लॉन्चर नष्ट करने में, एलॉन मस्क। ये फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार है, जो कहता है कि यूक्रेन अब मस्क और स्पेस एक्स से मंजूरी मांग रहा है ताकि स्टारलिंक सक्षम ड्रोन का इस्तेमाल रूस के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमलों के लिए किया जा सके, जो रूसी क्षेत्र के अंदर 200 किलोमीटर तक हो सकते हैं। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी मांग है। हालांकि स्पेस एक्स ने आखिरकार 2026 की शुरुआत में यूक्रेन के अंदर रूस के अवैध स्टारलिंक टर्मिनलों के इस्तेमाल को बंद कर दिया था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उसने यूक्रेन को रूस के अंदर स्टारलिंक से लेस ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। वे ड्रोन यूक्रेन की रक्षा के लिए है। मस्क और स्पेस एक्स शायद रूस के गुस्से को झेलने का जोखिम नहीं उठाना चाहते अगर वे उन्हें रूसी क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। जेलेंस्की को उम्मीद है कि वह मस्क का मन बदल सकते हैं, जैसा कि जेलेंस्की ने 22 अगस्त को कहा था। अब तक मस्क ने इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। हालांकि हो सकता है कि वे आगे और तर्क देखने के बाद अपना मन बदल ले। जेलेंस्की उन तर्कों को इस हद तक पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने जुलाई में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मस्क से यूक्रेन की ओर से बात करने का अनुरोध किया था। उस समय भी प्रस्ताव यही था कि सीमा से 200 किलोमीटर आगे तक हमलों की अनुमति दी जाए और बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों के साथ साथ कमांड सिस्टम और अन्य संसाधनों का भी उल्लेख किया गया था। मस्क ने तब से कोई टिप्पणी नहीं की है जब से जेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह क्या चाहते हैं। यूक्रेन के लिए स्टारलिंक के इस्तेमाल की यह अनुमति नई रणनीति के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। स्पेसएक्स सैटेलाइट्स के इस्तेमाल के कारण जिनकी कनेक्शन पारंपरिक रेडियो लिंक की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है, स्टारलिंक ड्रोन ऑपरेटरों को अपने ड्रोन को लंबी दूरी तक उड़ाने और जैमिंग के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा पाने में सक्षम बनाता है। जेलेंस्की की चुनौती यहाँ ये है कि फरवरी में रूसी स्टारलिंक शटडाउन पर बातचीत करने वाले व्यक्ति मिखाइलो फेडोरोव अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री नहीं है। फेडोरोव का मस्क से सीधा संपर्क है और वे यूक्रेन की ओर से जरूरी तर्क रख सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की द्वारा उन्हें उप प्रधानमंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों की पेशकश के बावजूद वे सरकार में वापस नहीं लौटे हैं। बेटेरो यूक्रेन की नई रणनीति को सफल बनाने की कुंजी हो सकते हैं। कम से कम वे यह तर्क पेश कर सकते हैं कि रूस के अंदर हमलों के लिए स्टारलिंक की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, लेकिन उनके बिना भी यूक्रेन ने अभी साबित कर दिया है कि वो एक इस्कंदर लॉन्च साइट को नष्ट कर सकता है और अगर यूक्रेन यह एक बार कर सकता है तो वह फिर से कर सकता है। यूक्रेन को ऐसा करना ही होगा। यह रणनीतिक परिवर्तन अचानक नहीं आया है, यह एक ऐसी सोच में बदलाव है जो मजबूरी से पैदा हुआ है, न कि पसंद से। लेकिन यह एक ऐसा बदलाव भी है जो दर्शाता है कि यूक्रेन पूरे 2026 में क्या करता रहा है। इससे पहले कि हम इन सब बातों में गहराई से जाएं, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आपको चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम यहाँ पूरी तरह से साफ साफ कहेंगे, यूक्रेन के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की गंभीर समस्या है। अगर रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में यूक्रेन की कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो ये है कि उसे रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान में ही नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए अपने पश्चिमी साझेदारों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। और इन इंटरसेप्टर मिसाइलों में सबसे प्रमुख है पेट्रियट मिसाइलें। यूक्रेन के पास अब इनमें से लगभग कोई भी मिसाइल बची नहीं है। CNN की रिपोर्ट है कि यूक्रेन का स्टॉक खत्म हो चुका है, यानी उसके पास पेट्रियट मिसाइल बैटरियां तो हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकती। ये वही समस्या है, लेकिन उल्टी, जो यूक्रेन रूस के लिए बनाना चाहता है। यूक्रेन के पास लॉन्चर हैं, लेकिन मिसाइलें नहीं हैं। वो चाहता है कि रूस के पास मिसाइलें तो हों, लेकिन उन्हें लॉन्च करने का कोई तरीका न हो। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन को सर्दी में टिके रहने के लिए अमेरिका के पास मौजूद पेट्रियट मिसाइलों के स्टॉक का 5% चाहिए। इस समय उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि वे उस स्टॉक का केवल 1% है। यही यूक्रेन के दृष्टिकोण में बदलाव का कारण है। पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी यूक्रेन के लिए पहले ही बड़ी समस्याएं पैदा करने लगी है। रूसी मिसाइलें हर हफ्ते यूक्रेन पर बरसती है
और वे इस साल की शुरुआत की तुलना में कहीं ज्यादा मौत और तबाही मचा रही है। यही पुतिन चाहते हैं। रूस के हवाई अभियान का पूरा मकसद यूक्रेन में डर फैलाना है, उसके लोगों का मनोबल तोड़कर और उनके घरों को नष्ट करके उन्हें झुकने पर मजबूर करना है। द गार्जियन का कहना है कि अब कीव में लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रूसी मिसाइलें शहर की सुरक्षा को चौंकाने वाली नियमितता के साथ भेद रही है। इन हमलों में सबसे ताजा हमला 20 अगस्त को हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हो गए। यूक्रेन को इसका अंदाजा था। इसने अप्रैल से ही अपने पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का राशनिंग शुरू कर दिया था। जब यूरोमैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन पेट्रियट क्रू को हमले के बीच में ही हटा रहा था ताकि इंटरसेप्टर मिसाइलों को भविष्य के रूसी हमलों के लिए बचाया जा सके। यूक्रेन ने पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से भी करना शुरू कर दिया है जिनके लिए उन्हें कभी बनाया नहीं गया था, जैसे कि किसी लक्ष्य पर हमला करने के लिए आमतौर पर 2 से 4 मिसाइलों की बजाय सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल करना। एक तरफ ये दिखाता है कि यूक्रेन के पेट्रियट क्रू कितने सक्षम हो गए हैं और यह उस भविष्य के लिए अच्छा संकेत है जब यूक्रेन के पास और इंटरसेप्टर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह पेट्रियट की कमी की गंभीरता का संकेत भी है। जो हम अभी यूक्रेन से देख रहे हैं वह अनुकूलन है। रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन ने जिस चीज में महारत हासिल की है वो है किसी स्थिति को देखना और जब मूल समाधान काम न करे तो एक नया समाधान निकालना। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स पर हमला करने से यूक्रेन के घटते पेट्रियट मिसाइल भंडार पर दबाव कम होता है। तात्कालिक लक्ष्य एक ऐसी स्थिति बनाना है जहां रूस अपने लॉन्चर नष्ट हो जाने के कारण अपने हमलों की मात्रा बनाए रखने में असमर्थ हो, जिससे पेट्रियट मिसाइलों को उन कम हमलों के लिए बचाया जा सके जो किए जाते हैं। यह यूक्रेन के लिए आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक है। यूक्रेन एक ऐसे भविष्य की ओर काम कर रहा है जहां वो रूस के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने को फिर से पेट्रियट मिसाइलों सहित एक वायु रक्षा रणनीति के साथ जोड़ सकेगा। वास्तव में और पेट्रियट मिसाइलें आ रही हैं। टीवीपी वर्ल्ड के अनुसार यूक्रेन और जर्मनी ने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जर्मनी यूक्रेन को 600 PAC-2 इंटरसेप्टर मिसाइलें देगा। हालांकि ये मिसाइलें 2027 तक यूक्रेन पहुंचना शुरू नहीं होंगी और पूरी डिलीवरी 2028 तक पूरी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि वे ज़ेलेंस्की द्वारा बताए गए उस महत्वपूर्ण सर्दी के दौर के लिए समय पर नहीं आएंगी। फिर से यही बात नई रणनीति की ओर ले जाती है। अगर यूक्रेन अब से लेकर सर्दी तक पर्याप्त लॉन्च साइट्स को नष्ट कर सकता है तो रूस का खतरा कम हो जाएगा और पेट्रियट की समस्या उतनी गंभीर नहीं रहेगी। बेशक और भी जरूरत होगी। ज़ेलेंस्की ने यह बात साफ कर दी है, क्योंकि वह पश्चिमी देशों से अपील कर रहे हैं कि वे रूस की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के लिए और समस्याएं पैदा करने के लिए नए प्रतिबंध लागू करें। हर विदेशी पुर्जे की आपूर्ति श्रृंखला और हर उस कंपनी पर दबाव डालना जरूरी है जो जानों के खिलाफ हमलों को संभव बना रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 14 अगस्त को फेसबुक पर लिखा। इन अपीलों के पीछे एक स्पष्ट तर्क है। रूस को यूक्रेन पर हमला करने से पहले अपने मिसाइल और उसके लॉन्चर बनाने की जरूरत होती है। इस नई रणनीति के साथ यूक्रेन लॉन्च साइट्स को नष्ट कर देता है ताकि रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें बेकार हो जाएं। यूक्रेन यह भी चाहता है कि पश्चिमी देश इन उपकरणों को उनकी स्रोत पर ही रोकने के लिए और कड़ी मेहनत करे, जिससे जब यूक्रेन हमला करे तो रूस के लिए प्रतिस्थापन लॉन्चर भेजना मुश्किल हो जाए। आदर्श स्थिति 3 स्तरों के संयोजन की है। स्रोत को खत्म करना, लॉन्चरों को नष्ट करना और जब रूस मिसाइल दागने में सफल हो जाए तो उन्हें गिराने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर तैयार रखना। इन तीनों तत्वों को एक साथ लाने के लिए काम करना होगा। हालांकि यूक्रेन ने जो अनुकूलन किया है वह दिखाता है कि वह अपनी वायु रक्षा के लिए एक नया तरीका अपना रहा है। अब ये सिर्फ इंतजार करके मार गिराने की नहीं, बल्कि खोज कर बाधित करने की रणनीति है। यूक्रेन अब आक्रामक रुख अपना रहा है क्योंकि वह जीत की ओर अपना रास्ता बना रहा है। रूस शायद इस्कंदर लॉन्च साइट पर हुए हमले से हैरान हो सकता है, लेकिन उसे हैरान नहीं होना चाहिए। वह हमला यूक्रेन के दृष्टिकोण में पूरी तरह बदलाव का अगला कदम भर है, क्योंकि आक्रामक रुख ने 2026 में यूक्रेन की सबसे बड़ी सफलताओं को आकार दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्रीमिया को ही ले लीजिए। साल के मध्य के अधिकांश समय में यूक्रेन क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग थलग करने के अभियान में लगा रहा है। ईंधन की आपूर्ति काटकर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बेकार बनाने की कोशिश की। साथ ही क्रीमिया में कब्जाधारियों को यह भी जताया कि पुतिन उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। ये एक आक्रामक रणनीति है। यूक्रेन ट्रकों, जहाजों और सड़कों पर हमले कर रहा है। ये सक्रिय हमले अब रूस को क्रीमिया में बहुत सारी परेशानियां दे रहे हैं और ये हमले तब नहीं होते अगर यूक्रेन अभी भी उसी रक्षात्मक मानसिकता में होता जो उसने पूरे युद्ध के दौरान रखी थी। मध्य दूरी तक मार करने वाले ड्रोन जो मोर्चे से 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं के विकास ने इस आक्रामक रणनीति को संभव बनाया है और यूक्रेन इसका पूरा फायदा उठा रहा है। हम यूक्रेन के वाइल्ड बेरीज और हाल ही में ओजोन पर किए गए हमलों में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर रूस की ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। इन्हें लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और ये हजारों लोगों को रोजगार देती है। 18 जुलाई से यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज की सुविधाओं पर कम से कम 20 हमले दर्ज किए हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कंपनी ने 1.18 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक वेयरहाउस स्पेस खो दिया है,
जैसा कि द कन्वर्सेशन ने बताया है, फिर से यह आक्रामकता है। रूसी क्षेत्र पर सीधे हमले हैं जो मोर्चे को इस मायने में प्रभावित करते हैं कि ये उन कंपनियों को निशाना बनाते हैं जो सैन्य उपकरण बेचती हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, और जैसा कि हम क्रीमिया में देखते हैं, ये हमले रूसी लोगों को सीधे निशाना बनाए बिना उनके लिए और अधिक दर्द लेकर आते हैं। हमने यह भी देखा है कि यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में आक्रामक रुख अपनाया है। जिस स्टार्लिंग शटडाउन का हमने जिक्र किया था, उसके बाद से यूक्रेन ने रूसी मोर्चे पर कमजोर बिंदुओं के खिलाफ लक्षित हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में क्षेत्र को मुक्त किया गया है। 12 अगस्त को जेलेंस्की ने खुलासा किया कि जनवरी से अब तक यूक्रेन ने सिर्फ अलेक्जेंड्रोका दिशा में ही 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया है, साथ ही 26 बस्तियों को भी मुक्त कराया है। इन जवाबी हमलों से यूक्रेन को अपने मोर्चे को मजबूत करने और आगे के हमलों की तैयारी करने का मौका मिलता है। हमारा बार बार यही कहना नहीं है, लेकिन यह एक और आक्रामक रणनीति है। रूस के हमले का इंतजार करने और सिर्फ अपनी रक्षा के जरिए नुकसान पहुंचाने के बजाय यूक्रेन अब खुद आक्रामक होकर रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि अपनी रक्षा का इस्तेमाल करते हुए रूस की सेना को कमजोर भी कर रहा है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाना इस आक्रामक रणनीति का अगला कदम है जो हम देख रहे हैं। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स के बढ़ते जखीरे की वजह से ये बदलाव संभव हो पाया है। अब यूक्रेन के पास ऐसे हथियार है जो रूस के अंदर 3000 किलोमीटर तक वॉर कर सकते हैं। इन प्रकार की मिसाइलों की सीमित रेंज के कारण इन हथियारों को इस्कंदर लॉन्च साइट्स को नष्ट करने के लिए इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इससे यूक्रेन के लिए रूस के अंदर गहराई में स्थित उन सुविधाओं पर हमले करने की संभावनाएं खुल जाती है जो मिसाइलें और उनके पुर्जे बनाती है। यह विचार इस बात को मजबूत करता है कि रूस के मिसाइल हमलों को उनकी जड़ पर ही खत्म किया जाए। आखिरकार बात एक अहम समझ पर आकर टिकती है। यूक्रेन जानता है कि वो सिर्फ रक्षा के दम पर यह युद्ध नहीं जीत सकता। पुतिन पहले ही दिखा चुके हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो जितने भी रूसियों की जान लेनी पड़े लेने को तैयार है। करीब 1.48 मिलियन हताहत और बढ़ती संख्या इसका सबूत है। अगर यूक्रेन सिर्फ बचाव करता रहा तो पुतिन तब तक अपने सैनिकों को तोप के चारे की तरह झोंकते रहेंगे जब तक वो कर सकते हैं। यूक्रेन सैकड़ों हजारों शायद लाखों और लोगों को मारने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे अपने सैनिकों और उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद इतना कि रूस वह शरणकारी जीत हासिल कर ले जिसकी पुतिन को चाहत है। इसलिए आक्रामक कार्रवाई की जरूरत है। यह सीधी अवधारणा यूक्रेन की 2026 की रणनीति का मुख्य पहलू रही है। अब इस्कंदर मिसाइल प्रक्षेपण स्थल यूक्रेन के निशाने पर है। जेलेंस्की ने अभी एक हमले की रिपोर्ट दी है। आने वाले हफ्तों और महीनों में और हमलों की उम्मीद करें, क्योंकि यूक्रेन के हमले रूस की हवाई क्षमताओं को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वैसे हमने यूक्रेन के दक्षिण में पलटवार पर और गहराई से शोध किया है। यह सिर्फ 745 वर्ग किलोमीटर की बात नहीं है। यूक्रेन ने अपने हमलों से रूसी दावे को तोड़ दिया है और आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि यह कैसे हुआ। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चैनल से और भी ज्यादा चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मेंबर बनने पर विचार करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।